अच्छा, तो आप मुझे बताइए यूएनओ का मेन मकसद क्या था कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना, ठीक है, और जो आपस में उनके मतभेद बने रहते हैं वो कम करना। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी तो 1945 से लेके ही 1991 तक क्या चला था? शीत युद्ध, है ना। और शीत युद्ध जो है ना वो दो ही तरीके से काम कर सकता था, या तो वो शीत युद्ध कट के तीसरा विश्व युद्ध बनता या फिर वो कट के समाप्त होता। तो फाइनली 1991 में क्या हुआ? समाप्त हो गया, है ना। और हमेशा ही उस दौरान शीत युद्ध के दौरान एक माहौल बना रहता था कि कब ना जाने तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। तो इन दोनों की जो आपसी, ये तो पहले से खड़े थे युद्ध करने के लिए, अमेरिका और यूएसएसआर, है ना। तो इन दोनों का ही टेंशन लगा रहता था। तो ये तो सबसे बड़ा मकसद यही था ना यूएनओ को कि भाई इनको तो सबसे पहले शांत रखना है ना। तो जब 1991 में यूएसएसआर का ही विघटन हो गया तो क्या है, अब अमेरिका बच गया और प्लस जो एक माहौल था तीसरे विश्व युद्ध का वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। तो एक टेंशन जो थी वो थोड़ी ख़त्म हो गई है। ऐसे टाइम पे जो है ना यूएनओ का थोड़ी सी महत्वता यानी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी घट गई थी। लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं है कि अगर एक क्लास में दो बच्चे लड़ते हैं और अगर एक बच्चे का हमने ट्रांसफ़र ही कर दिया तो उस क्लास में कभी किसी से लड़ाई नहीं होगी, नॉट पॉसिबल ना। चांसेस तो दूसरे बच्चे के भी है ना कि वो लड़ सकते हैं आपस में, किसी और मुद्दे पे बात हो सकती है, ठीक है। तो महत्वता थोड़ी सी कम आई थी, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। अक्सर आप बच्चों के सामने क्वेश्चन बनकर आता है कि बताइए मेन मकसद तो ये था यूएनओ का, लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो क्या उसकी महत्वता या प्रासंगिकता मतलब भी महत्वता होता है, इम्पोर्टेंस कुछ कम हुए। तो ऐसे में आप लोगों को बताना है थोड़े हद तक, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वजह तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है युद्ध की, ठीक है। आपसी मतभेद किसी भी बच्चे के साथ कोई भी और कर सकता है, तो उसकी महत्व हल्की सी कम हुई थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे ही आता है कि अब धीरे धीरे करके ना, मतलब जो लोग थे ना कहने लगे यार अब यूएनओ जो बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, ठीक है। यही सब थोड़ी ना 5 सदस्य अपनी मनमानी चलाते रहेंगे, ये वो, थोड़ा चेंज करो, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए और भी तो देश आने चाहिए आगे के लिए। तो अब ना मेन यूएनओ में एक बात हमेशा ही एक टॉपिक चलता रहता है, यूएनओ की जो है ना जो स्थायी सदस्य हैं उसमें कैसे बदलाव किया जाए या थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए, उसे थोड़ा अपडेट करना चाहिए यूएनओ को अपने लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई जो उसके स्थायी सदस्य है ना उनका जो थोड़ा ना वो चल रहा है, अपनी दादागिरी टाइप की चल रही है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो चाइना ने खुद ही अपने जब मामला आया तो उसने खुद ही वीटो पावर यूज़ कर ली, है ना। तो उनकी दादागिरी थोड़ी सी कम होनी चाहिए या थोड़ा सा उसमें हेर फेर होना चाहिए और देशों को भी आगे मौका मिलना चाहिए स्थायी सदस्य का सदस्य बनने का और उसको सही तरीके से और चलाने का। तो ऐसे में यूएनओ के जो महासचिव थे और भी बहुत सारे लोगों ने मीटिंग करी और फिर कुछ ना रूल्स रेगुलेशन बना दे, कुछ क्राइटेरियाज बना दिए कि भैया जो देश ये पार कर लेगा, मतलब ये सब कि पहले उसका ये था कि वो आर्थिक रूप से सबल हो, क्षेत्रफल उसका बड़ा हो, जनसंख्या बहुत बड़ी हो, आर्थिक रूप से भी बहुत सबल हो, परमाणु बम भी होना चाहिए उसके, और वो यूएनओ का मतलब अच्छा सदस्य होना चाहिए और वो यूएनओ के ना ट्रस्ट में बहुत अच्छे से योगदान भी बहुत अच्छे से देता हो। तो ये सब क्राइटेरियाज होने चाहिए। लेकिन मेरी एक बात मानिए कि किसी भी आप चीज़ में चेंज लाते हैं तो कुछ एक्सपर्ट आपके सामने आते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा सर आप बोल रहे हो कि क्षेत्रफल में बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर क्षेत्रफल में बड़ा होगा तो कभी छोटा देश को तो चांस मिलेगा नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। एक और क्राइटेरिया इनका, एक और पॉइंट इनका ये है कि भाई देखो जो है ना वो उनकी जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। सर ऐसे तो कम जनसंख्या वाली चीज़, बेशक उनके सामने बहुत सारी उनके अंदर खूबियाँ हों जो स्थायी सदस्य के रोल्स को अच्छी तरह से प्ले कर सके, तो आप क्या उनको नहीं दोगे? ऐसे तो बाकी देशों के साथ गलत हो जाएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ में चेंज लाते हैं तो सामने से हमारे पास विरोधी भी आते हैं जो कि हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और यही कारण है कि किसी भी बड़े संगठन में हम जल्दी से चेंज नहीं कर पाते। हम खुद अपने देश में भी कोई चीज़ अगर चेंज करने की सोचते हैं तो 10 बार सोचते हैं। तो सेम यही है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उसमें अगर चेंज चाहिए तो थोड़ा सा तो सब्र करके और सावधानी से कदम उठाने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएनओ में बदलाव की स्थिति चल रही है। क्वेश्चन आता है कि यूएनओ में आपको क्या लगता है, यूएनओ में बदलाव होने चाहिए? तो आप कहेंगे यस होना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार आपकी नीड्स अलग हो जाती है, आपकी महत्वता अलग हो जाती है, आपको चेंज करने चाहिए। अगर क्वेश्चन ये आता है कि यूएनओ में जो बदलाव की पॉइंट्स हैं
बदलाव की जो परिस्थितियाँ बन रही है, क्या वो सही है? आप उसको बोलेंगे हाँ ये सही है, होना चाहिए। आप फिर वो कुछ पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज रखे, तो आप बताएंगे कि भाई इन्होंने रूल्स बनाए या इन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए कि अगर जो देश इस पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेता वो स्थायी सदस्य के लिए आगे आ सकता है। क्षेत्रफल में बड़ा होना, जनसंख्या में बड़ा होना, आर्थिक रूप से सबल होना, परमाणु बम से यूएनओ का सदस्य होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, इन सब में जो है ना भारत है ना वो बहुत आगे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण वो पीछे रह जाता है। अब मुद्दा अक्सर ये आता है कि भारत को यूएनओ का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें दो प्रकार के सामने आती है चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ठीक है, कि क्या, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है, हमारी जो स्थिति है भारत की यूएनओ में दोनों ही तरीके से है। ठीक है, और हम इन्हीं दोनों तरीके की बातें करेंगे कि भारत क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, या वहाँ पे पहुँचने के लिए जो उसके पास पॉइंट है, जो आधार रखता है, वो किस हद तक कहाँ तक सही है। तो भारत का सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि जब ये यूएनओ बना तो वो भारत क्या था, उसका भारत गुलाम था, सब भारत खुद स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन तब भी उसने उसकी जब वो निर्माण हो रहा था, जब उसका पुनर्गठन हो रहा था, तब उसने उसकी सदस्यता ली थी। गुलाम होने के बावजूद भी भारत ने उसकी सदस्यता अपनाई, क्योंकि भारत जो है शांति प्रिय देश है, वो ये उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद या एक दूसरे पर आक्रमण करने के एकदम खिलाफ है। तो ये इसका प्लस पॉइंट बनता है कि जब हमारी यूएनओ की कोई बहुत हाई फाई टाइप का वो भी नहीं था, देन तब भी इन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन यूएनओ ने ना कुछ अपने जो है कुछ संधियाँ लेकर आया था, ट्रीटी लेकर आया था उन देशों के लिए जो अभी विकसित हो रहे हैं, विकासशील देशों के लिए। तो पहला था एनपीटी। एनपीटी क्या, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप परमाणु बम नहीं रख सकते। क्यों? बस 5 सदस्य रखेंगे, बाकी जो वीटो मतलब जिनके पास वीटो पावर है, जो स्थायी सदस्य, वो 5 सदस्य रखेंगे, बाकी कोई देश नहीं रखा। तो भारत ने कहा भाई ऐसा नहीं है, मैं बड़ी मुश्किलों से आज़ाद हुआ हूँ और ये मेरे पास संप्रभुता है कि मैं आंतरिक और बाहरी अपने जितने भी फैसले वो मैं खुद ले सकूँगा, किसी और को नहीं। तो मैं तो परमाणु बम रखूँगा भाई, तो मैं इस पे एनपीटी पे साइन नहीं करता हूँ। फिर एक और आता है CTBT। उसमें ये क्या है कि आप ना परीक्षण भी नहीं कर सकते, मतलब कोई भी परीक्षण है परमाणु बम को लेके। तो भारत ने इसे भी मना कर दिया, भैया नहीं मैं तो करूँगा, और भारत ने करा भी कि भैया ये मेरा है कि मैं करूँ ना करूँ, आप कौन होते बीच में बोलने, ऐसे तो आप मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी शक्तियाँ यूज़ नहीं करने देंगे, और आपसे जाके पूछेंगे सर आप हमें करने दोगे प्लीज़, है ना, हम पे ना ये लोग आक्रमण करें, हम परमाणु बम यूज़ करें, और आपने मना कर दी तो गए हम तो नहीं। भैया बड़ी मुश्किल से हमें शक्ति मिली है गुलामी के बाद, और ये हम किसी और को नहीं देंगे। तो एनपीटी और CTBT में भारत ने जो है मना कर दिया, जिसके कारण यूएनओ कहता है कि भाई तू हमारा तो कहना मानता नहीं, तो हम क्यों तुझे स्थायी अस्थायी सदस्य बनाएं। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत जो है विकासशील देश है, और उसका खुद उस यूएनओ के योगदान में, मतलब जो ट्रस्ट में है 1% योगदान देता है, तो कहीं ना कहीं कम। और फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि भारत का हमेशा से अपने पड़ोसी देश के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, जैसे कश्मीर मुद्दा है, या फिर कभी चाइना को लेकर होता है, बांग्लादेश को लेके। कारण मेन तो कश्मीर ही है। सबको लगता है यदि हमने भारत को वीटो पावर दे दी तो कश्मीर का जो मुद्दा वो तो बड़े आराम से सॉल्व कर लेगा, कश्मीर को क्या कर लेगा, अपने में हथियार लेगा। और चाइना तो कभी नहीं चाहेगा ना कि उसका पड़ोसी देश आगे बढ़े। देखिए कोई भी देश हो कभी भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश उससे आगे बढ़े, और स्पेशली पड़ोसी देश ना रे ना, कभी ना, ऐसे नहीं। और भारत से तो उसको प्रॉब्लम रहेगी। तो जब भी ऐसा मुद्दा सामने आता भी है तो चाइना हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये दो चार चीज़ें थी, एनपीटी, CTBT और हमारा आर्थिक योगदान यूएनओ में, प्लस कश्मीर मुद्दा जो कि हमारे पांव रोक देता है यूएनओ के स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य की कुर्सी लेने में। अब हम पढ़ेंगे इसका पॉजिटिव कि क्या हमने ऐसा करा कि हम दावेदार हैं कि यस हमें ये सीट मिलनी चाहिए।